हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और आज एक बड़ी अच्छी खबर के साथ आपके सामने हूं। आईबीपीएस ने बैंकों में क्लरिकल पोस्ट के लिए अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। ये वैकेंसीज 2022-23 के लिए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए लगभग 5,831 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि कुछ बैंकों ने जैसे पंजाब नेशनल बैंक और कुछ बैंकों ने जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं, इन्होंने अपनी अभी रिक्वायरमेंट नहीं बताई है, तो वो नॉन रिपोर्टेड आ रहा है। जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई हैं, नॉन रिपोर्टेड का मतलब है कि जब ये अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे तो ये वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। लगभग 7,500 वैकेंसी होने की संभावना है। आगे हम स्टेट वाइज और बैंक वाइज डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि किस बैंक में कितनी वैकेंसीज हैं, इसका ब्रेकअप क्या है और किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं कि अपने अपने स्टेट का आप देख सकते हो। अभी बैंकों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। ओके, सो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सो अगर आप देखें तो जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं यहाँ पे, ये हैं बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। पीएनबी में, जैसा कि मैंने बताया, अभी तक इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट नहीं दी है, कुछ और बैंकों ने नहीं दी है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वैकेंसीज की बढ़ेगी, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो और अधिक बढ़ जाएंगे। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ये टेंटेटिव डेट्स हैं। 12 जुलाई से शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलअप होना और 1 अगस्त तक। इस बीच में आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप एलिजिबल हैं और विलिंग हैं तो मैं कहूंगी आप लास्ट डेट का वेट ना करें और आप फॉर्म फिलअप करके एक तरफ रख लें, एक तरफ से निश्चिंत हो जाए और अपनी पूरी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि ये जो एग्जाम डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप एक बार तय कर लें कि आपको ये एग्जाम फॉर्म भरना है और ये एग्जाम लिखना है। तो ये तय ना करें कि आपको ये एग्जाम लिखना है, आप ये तय करें कि ये एग्जाम मुझे क्लियर करना है किसी भी हाल में। जब ये प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलेगा अप्रैल 2022 में, तो मुझे इस अलॉटमेंट में अपना नाम चाहिए। इस बिलीव के साथ, इस फेथ के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्म फिलअप करने की डेट हो गई। यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात हो रही है, जो कि हो सकता है इस बार कोविड की वजह से ना भी हो। अगर हुआ तो ये अगस्त में कॉल लेटर्स आ जाएंगे और 16 अगस्त के बाद से ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होने लग जाएगी। कॉल लेटर जो प्री के लिए आएगा वो अगस्त में आएगा और उसके बाद प्रीलिम एग्जाम का टेंटेटिव डेट है 28 अगस्त, 29 अगस्त और 4 सितंबर। ये 3 डेट्स, इसमें से कोई भी डेट आपको मिल सकती है आपके एग्जाम के लिए। रिजल्ट भी फटाफटी आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अक्टूबर में आपको कॉल लेटर आ जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट डेट 31 अक्टूबर 2021, जो कि आपका मेन एग्जाम होगा। जैसा कि आपको मालूम है, ये चूंकि क्लरिकल पोस्ट है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, 2 फेजेस में एग्जाम होगा, प्री और मेन। प्री क्लियर करेंगे, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। प्री अगर आप क्लियर करते हैं तो आप मेन लिखने के लिए एलिजिबल हैं, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके बेसिस पे आपको बैंक अलॉट होगा कि आप किस बैंक में क्लर्क बनने जा रहे हैं, वो आपके मेन एग्जामिनेशन का जो मार्क्स होगा उसके बेसिस पे होगा। तो प्री में कट ऑफ क्लियर किया और आप मेन के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन मेन में सिर्फ क्लियर कट ऑफ क्लियर करना काफी नहीं होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। आज से ही आप ये ठान लें कि मेन एग्जामिनेशन में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ ऑफ कोर्स प्री तो आपको क्लियर करना ही है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन एनी वन स्टेट और यूटी ओनली। तो आप एक ही जगह से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इस बात का आप खास ध्यान रखें। फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज शुड बी 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स, और जो कट ऑफ डेट दी है 1 जुलाई 2021, मतलब 1 जुलाई 2021 को आपकी उम्र कहीं ना कहीं 20 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से देखना चाहें तो 2 जुलाई 1993 के पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2001 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके बीच में होनी चाहिए, और ये दोनों डेट को भी अगर है तो भी आप एलिजिबल हैं। जो रिलैक्सेशन है SC ST OBC, ये आपको इस टेबल में मिल जाएगा।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, a degree, graduation in any discipline from a university recognized by the government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government. So graduation चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी खास सब्जेक्ट में, और कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं है. सो आप ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है. और कंप्यूटर लिटरेसी की यहाँ पे बात की गई है. ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम्स इज मैंडेटरी. Candidates should have certificate or diploma or degree in computer operations or language, should have studied computer or information technology as one of the subjects in the high school or college or institute. So यहाँ पे ये कोई ना कहीं कोई होना चाहिए. अच्छा, जहाँ पे मार्क्स की बात है, ग्रेजुएशन की बात है, तो कहता है कैंडिडेट मस्ट possess valid marksheet or degree certificate that he or she is a graduate on the day he or she registers and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online. तो अभी आपके पास अगर आपका मार्कशीट नहीं है तो आप वेट करें, क्योंकि डेट तो अभी 1 तक है. सो अगर आपके पास मार्कशीट है आपके सामने, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी मिलने वाला है, तो आप थोड़ा वेट करके, क्योंकि आपको उस समय अपना मार्क्स फिल करना पड़ेगा. इसके साथ साथ ही प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ये भी रिक्वायर्ड है. कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूटी फॉर विच वैकेंसीज अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इज प्रिफरेबल. सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो पहले भी था, और अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2021. सो यहाँ पे इन्होंने एक कट ऑफ डेट भी दे दी है कि 1 अगस्त 2021 के पहले आपके हाथ में आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए. सो एग्जामिनेशन पैटर्न के पहले क्विकली देख लेते हैं स्टेट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज. सो आंध्र प्रदेश में 263 है, आसाम 166, बिहार 252, आप अपने अपने स्टेट का देख सकते हो, चंडीगढ़ 27, छत्तीसगढ़ 62, दिल्ली 258, गुजरात 357, हरियाणा 103, हिमाचल प्रदेश 102, जम्मू एंड कश्मीर 25, झारखंड 78, मध्य प्रदेश 324, महाराष्ट्र 799, ओडिशा 229, पंजाब 352, राजस्थान 117, तेलंगाना 263, यूपी 551, उत्तराखंड 49 एंड वेस्ट बंगाल 366. सो ये स्टेट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, लेकिन इसमें और एडिशंस होने वाले हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे बहुत सारे जगह से रिक्वायरमेंट आई नहीं है, बहुत सारे बैंकों से. अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और किस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम इस एग्जाम को क्लियर कर पाए. सो अगर हम प्री की बात करें, 2 फेजेस में एग्जाम होगा, प्री और मेन. ठीक है, तो प्री की बात करें, 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, और यही तीनों सब्जेक्ट आपके मेन एग्जामिनेशन में भी होंगे. इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्लस हो जाएगा जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस. अब यहाँ पे चूंकि नेक्स्ट मंथ अगस्त एंड में आपका प्री का एग्जाम होगा और अक्टूबर 31 टेंटेटिव डेट है मेन के लिए, तो मेरी यह सलाह होगी कि अब आप अभी से, जब आपके सामने अब आपको डेट मिल गया है, तो आप अभी से प्रीलिम्स पे अपना फोकस पूरा कर दें. ठीक है, ये आपको मेक श्योर करना है कि प्री आपको निकालना है. साथ ही साथ आप हर दिन लगभग 2 घंटे अपने फिनेंशियल अवेयरनेस के लिए रखें. आपको मालूम है ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, तो करंट अफेयर्स, फिनांस और बैंकिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ आप 2 घंटे साइड में रखें, और बाकी आप मान लो हर दिन आपने 10 आवर्स रखा है, तो उसमें 8 घंटे आप प्री पे फोकस करें. क्योंकि प्री में आप जो भी पढ़ रहे हो वो मेन के लिए भी हो रहा है, लेकिन जो हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं मेन एग्जामिनेशन में, या कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो मेन एग्जामिनेशन में आएंगे और प्री में नहीं आते हैं, उन प्रश्नों को आप प्री एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद जो आपके पास सितंबर और अक्टूबर 2 मंथ मिलेंगे, उसमें आप उसको करें. अभी आप अपना पूरा फोकस अपने प्री को क्लियर करने में लगाएं. यहाँ पे 2 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड और एक्यूरेसी. क्योंकि आपको मालूम है कि प्री में क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजियर होते हैं, लेकिन गलती का कोई स्कोप नहीं है. अगर आप एक्यूरेट नहीं हैं, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं, तो आप प्री क्लियर नहीं कर पाएंगे. सो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो 20 मिनट्स में 30 इंग्लिश क्वेश्चंस, ये तो फिर भी डुएबल है.
20 मिनट्स में 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी और 20 मिनट्स में 35 रीजनिंग क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं कि अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पता है, आप अप्लाई करना जानते हैं और आप स्पीड पकड़ते हुए एक्यूरेटली आंसर कर सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। लेकिन आसानी से कहने का मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और 35 क्वेश्चंस देखते हुए जहां पे आपको कोई क्वेश्चन दिखे जहां पे भी 2 मिनट लगने वाला है, तो देखते ही आपको पकड़ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो 2 मिनट लगने वाला है, आई शुड स्किप इट। और ये कैसे होगा, वो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे आप कि ये क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम लगने वाला है या लेंदी हो सकता है या मैं इसमें फंस सकता हूं? अगर आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस इज द की हियर। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें और खूब प्रैक्टिस करें। इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत बहुत ही कह सकते हैं डुएबल होते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपकी स्पीड भी बरकरार रहे और एक्यूरेसी भी आपकी सही रहे। सो प्री पे पूरा फोकस करें। और मैं कहूंगी आज ही आप सभी को मालूम होगा आई एग्जाम बी पे सारे मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं। सो मैं कहूंगी कि आप जा करके आई एग्जाम बी वेबसाइट पे, आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। आई एग्जाम बी वेबसाइट पे जाएं और आईबीपीएस क्लर्क का प्री का एक पेपर आप लिखें। अपने आप को एसेस करें, उस पेपर को एनालाइज करें, अपने आप को एसेस करें कि आपकी इंग्लिश में क्या हालत है अभी, क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। आपके पास जितने दिन हैं, आप 3 जो डेट है ना प्री का, उसमें जो पहला वाला डेट है उसी को पकड़ के चलें कि पहले वाले डेट को ही, अगर आपको मेरे ख्याल से 28 था, वो डेट को आप लें और उस हिसाब से डे वाइज अपना रूटीन बना लें कि इस वीक में आपको क्या पकड़ना है। आगे आने वाले दिनों में हम एक स्टडी प्लान भी लेकर आएंगे, लेकिन तब तक आप ये अपना एक मॉक टेस्ट लिखें, एनालाइज करके आज की डेट में आप कहाँ स्टैंड करते हैं वो देख लें और फिर पूरी शिद्दत से कल से ही आप इस तैयारी में जुट जाएं। मेन एग्जामिनेशन के लिए मैं बोलूंगी जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 2 घंटा आप जरूर देते रहें और उसके बाद जो प्री के बाद आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा वो काफी होगा मेन क्लियर करने के लिए। आने वाले दिनों में इस एग्जाम से रिलेटेड कई और वीडियोस हम लेके आएंगे आई एग्जाम भी चैनल पे। स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप चैनल सब्सक्राइब करें और जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।